नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस। रोज की भांति आज हम उन खबरों पर नज़र डालेंगे जो हमारे CGPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस और CG व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के अपने पहले न्यूज़ की तरफ। आज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इस तरह के कुछ तथ्य सामने आए। इसमें क्या था, पहले वो तथ्य पढ़ लेते हैं। एक था सुशासन तिहार, ठीक है। दूसरा है ई ऑफिस। तीसरा हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन और कृषक उन्नति योजना। गरीब महिलाओं और किसानों को मिला लाभ, ठीक। भर्ती में पारदर्शिता, रोजगार, निवेश, व्यापार, व्यवसाय के लिए नए अवसर, भ्रष्टाचार पर प्रहार और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार, विकास की हुई राह हुई आसान। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ सुशासन तिहार को। ठीक है, क्या यहाँ से MCQ नहीं बन सकता? क्या क्या कि यह कब से कब तक संचालित हुआ, कब से कब तक संचालित हुआ। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य तो यहाँ लिखा हुआ है, जनता के द्वार पहुंची सरकार, समस्याओं का तत्परता से समाधान किया गया। ठीक है, उद्देश्य, ठीक है। और इसका संचालन कहाँ किया गया, राज्य स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, कहाँ किया गया? तो ये आपके सुशासन तिहार से संबंधित MCQ के प्रश्न बने कि नहीं। ठीक है, दूसरा, यदि आपको आपके लोक प्रशासन में यह प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक प्रशासन संबंधी या सुशासन संबंधी जो भी सरकार के निर्णय रहे हैं उनका वर्णन कीजिए, तो एक ये सुशासन तिहार को आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। आपके CGPSC मेंस के पेपर 3 में लोक प्रशासन आपका विषय है कि नहीं जी, सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो यदि इसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के माध्यम से आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे सुशासन लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, इस तरह के यदि प्रश्न बनते हैं तो क्या आप सुशासन तिहार के बारे में नहीं लिखेंगे? या डायरेक्ट पूछ दे सुशासन तिहार से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या रहे, कब से कब तक लागू हुई? ठीक है, तो आप इसकी जानकारी देंगे। और ये कब से कब तक चली, तो इसका उत्तर होगा, तो सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में हुआ। आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, 3 चरणों में। पहले चरण में क्या था जी, 8 से 11 अप्रैल तक। ठीक है, प्रारंभ कब से हुआ? 8 अप्रैल से, याद रखना, 8 से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किया गया। क्या किया गया? आम जनता से आवेदन प्राप्त किया गया। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया। ठीक है, 1 महीने के अंदर जो भी शिकायतें और समस्याएं आई थी उन सबका क्या किया गया दूसरे चरण में? ठीक है, दूसरे चरण में शिकायत निवारण किया गया। और जो तीसरा चरण था, जो अंतिम चरण था, वो था 5 मई से 31 मई तक। ठीक है, 5 मई से 31 मई तक, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। तो प्रारंभ कब से हुई थी? 8 अप्रैल से, और समाप्त कब हुआ? 31 मई तक। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, उद्देश्य मैंने बता दिया यहाँ पर, जनता के द्वार पहुंची सरकार, समस्याओं का तत्परता से समाधान। ठीक है, संचालन, तो ये ग्राम पंचायत स्तर से इसका संचालन शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत से लेकर के जितने भी जहां जहां सरकार पहुंच सकती थी, जहां जहां सरकारें काम करती हो, सरकार ग्राम पंचायत से शुरू होती, ग्रास रूट लेवल से, तो वहां से इसका संचालन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो आता है वो है सुशासन तिहार से संबंधित। ठीक है, सुशासन तिहार से संबंधित ध्यान रखेंगे। ठीक, ये देखिए, ई ऑफिस क्या है? ई ऑफिस। तो ई ऑफिस क्या है? इसके माध्यम से जो फाइलें हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों में फाइलें घूमती रहती है, उसका पारदर्शी तरीके से अर्थात ऑनलाइन निराकरण किया गया ई ऑफिस के माध्यम से। तो ये भी सुशासन लाने की दिशा में, पारदर्शिता की दिशा में कदम है कि नहीं जी? बिल्कुल, आप लिख सकते हैं ना एग्जाम्पल के रूप में कि सुशासन में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है, कितना होना चाहिए। तो ई ऑफिस में अभी तक के कामकाज को आप बता सकते हैं कि ये किया गया है क्योंकि पारदर्शिता से जनता को त्वरित न्याय और उसको जो जो भी लाभार्थी उसे उसको सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति से गरीबों का, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का, महतारी वंदन योजनाओं से महिलाओं का और कृषक उन्नति योजना से किसानों का क्या हुआ? लाभ मिला। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं। आप यदि बजट 2024-25 को ध्यान से पढ़े होंगे, जिसकी थीम ही थी, क्या था जी? ज्ञान। क्या था? ज्ञान। तो इस ज्ञान में गरीब
वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। तो इन्हीं को तो लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए और कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए लाया गया। तो छत्तीसगढ़ के अब तक के यदि पूछा जाएगा क्या क्या प्रयास हुए हैं और कितनी सफलता मिली किस किस क्षेत्र में, तो आप इसको लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला दिया है भर्ती में पारदर्शिता, अर्थात जो सीजीपीएससी में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अभी जो जो भी उसके वो आरोपी हैं वो भी जेल में हैं, तो इसलिए बोला गया भर्ती में पारदर्शिता आई है। रोजगार, निवेश, व्यापार, व्यवसाय के लिए नए अवसर, तो ये नई औद्योगिक नीति को बता रहा है जिसके हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए आप, मैं थोड़ा सा और आपका समय लूंगा यहाँ पर कि अभी तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, करंट अफेयर पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन क्या आप उस न्यूज़ का कैसे यूज करना है इसके बारे में आपको पता था? कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ लाभ होने वाला है, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे न्यूज़पेपर को एनालिसिस करता था, मुझे इससे कितना बेनिफिट हुआ, तब जा करके मैं इंटरव्यू के बोर्ड तक पहुँचा। तो उस स्थिति तक मैं आपको पहुँचा सकूँ, इसी उद्देश्य से, क्योंकि मैं इसका अनुभव मुझे है, तो ये आपको सिखाने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ठीक है, तो अब आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अपने से पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि आप इस न्यूज़ एनालिसिस का हिस्सा बने। जब भी आप अपने से पढ़ेंगे तो आप हर लाइन का इस तरह से एनालिसिस जब करेंगे तो आपका न केवल मल्टीपल रिवीजन होगा बल्कि तथ्यात्मक रूप से भी आपका ज्ञान जो है वो समृद्ध होता जाए। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज़ की ओर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में एक नया इनिशिएटिव शुरू होने वाला है, रेडियो प्रसारण। क्या? रेडियो प्रसारण। अब यहाँ से मैं एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ठीक है, रेडियो प्रसारण जिसका नाम होगा दीदी के गोठ। ये दीदी के गोठ क्यों रखा गया जी नाम इसका? क्योंकि जो महतारी वंदन योजना से जिन जिन लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है उनके गोठ अब पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को सुनाई जाएगी। ठीक है, सुनाई जाएगी। अब एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? दीदी के जो गोठ की शुरुआत है वो कब हुई? आपको मैं एमसीक्यू के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये हुई, देखिए, 31 अगस्त 2025 दिन रविवार से। सबसे पहले कब हुई? 31 अगस्त 2025 से। और क्या ये सतत चलने वाला है? जी हाँ, सतत चलने वाला है, प्रक्रिया है ये। ठीक है जी, तो 31 अगस्त 2025 से शुरू हुआ और क्या ये शुरू होकर के समाप्त हो जाएगा? जी नहीं, आप यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को चलेगा। क्या होगा? प्रत्येक माह के अंतिम रविवार में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बन गया, कौन सा रविवार? प्रत्येक माह के अंतिम रविवार। क्या? रविवार। ठीक है, और यदि समय पूछे तो दोपहर में 12:15 में। ठीक है, 12:15 बजे दोपहर को ये होगा। कितने क्वेश्चन बने? कौन सा कार्यक्रम शुरू होने वाला है? तो दीदी के गोठ। कौन सा प्रसारण है? तो बताना है आपको, रेडियो प्रसारण है। ये क्या है? रेडियो प्रसारण है। ठीक है, दीदियों की कहानी उन्हीं की जुबानी, ये जो शब्द है दीदियों की कहानी उन्हीं की जुबानी, अर्थात जो महतारी वंदन योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं मुख्यतः उन्हीं लोग से आपको रूबरू कराया जाएगा। ठीक है, कब कब इसका प्रसारण होगा? प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को। और शुभारंभ कब हो रहा है? 31 अगस्त 2025 से। याद रखेंगे। ठीक है, और यदि इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे QR कोड दिया गया है, आप स्कैन करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए, कल ही छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ कि डॉक्टर रीता सांडिल्य को बनाया गया पीएससी का पूर्णकालिक अध्यक्ष। ठीक है, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष इसके पहले नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं, यही रीता सांडिल्य जी पहले लगभग पिछले 10-11 महीने से कार्यकारी अध्यक्ष थी। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष थी। और ये पहली बार है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये पहली बार है कि सीजीपीएससी का कमान किसके हाथ में सौंपा गया है? महिला के हाथ में सौंपा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी वनडे एग्जाम से पीएससी में तो शायद ना पूछे, लेकिन व्यापम के किसी भी एग्जाम में यदि आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए रीता सांडिल्य थी। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दूं, क्योंकि पिछले बार इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो मुझे सौभाग्य से इन्हीं का बोर्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्हीं का बोर्ड प्राप्त हुआ था और मैं पहली बार ही मतलब इनके इंटरव्यू बोर्ड में बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें और जाने, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इससे पहले सीजीपीएससी की सदस्य रह चुकी हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष भी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। ठीक है, तो सदस्य भी रह चुकी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रही थी।
डॉक्टर शांडिल्य 13 जून 1988 को, तो क्या ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के? तो आपको पता होना चाहिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अर्थात ये जो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, उसी के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ था और बाद में जाकर के इनको 2002 में आईएएस अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अवार्ड प्राप्त हुआ था और तब से ये विभिन्न, देखिए लिखे ना, आईएएस अवार्ड वो प्राप्त हुआ था। बेमेतरा कलेक्टर, सरगुजा में संभागीय कमिश्नर के बाद सचिव रही जीएडी की, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सहकारिता विभाग, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग संभाले थे। तो ये तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई रीता शांडिल्य जी के बारे में। लेकिन आपको क्या ये चीज़ पता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेसिक देखिए, ये इस न्यूज़ एनालिसिस की यही तो खासियत है, आपको करंट पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको यहीं पे रिवीजन करना है। नहीं पता है तो पहली बार में सुनना है, और यदि पता है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। जो सीजीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या इसका कोई प्रावधान संविधान में है? यदि संविधान में है तो किस अनुच्छेद के तहत है? इससे पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कुछ प्रावधान है क्या संविधान में? इसको हमको देखने की आवश्यकता है, तब जाके ही आपका करंट अफेयर्स का एनालिसिस कंप्लीट होता है जी। तो आपके संविधान के अनुच्छेद 316 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यदि किसी अदर स्टेट पीएससी है, ठीक है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जब आप 316 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति भी इसमें लिखा हुआ है। अब क्या क्या इसके आधार हैं, इसको आप जाकर के एक बार पॉलिटी का जब रिवीजन करेंगे तो वो पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम यदि यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक है, एक प्रश्न उठता है, क्या राज्यपाल की भी विवेकाधिकार शक्ति है क्या? ये नहीं, मंत्री परिषद के सलाह पर ही वो कार्य करते हैं। तो मंत्री परिषद को सुनिश्चित होना चाहिए कि जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो कौन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 316 संविधान में यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यों के आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, इनके क्या क्या आयु होती है, सेवा शर्तें होती हैं, वो सब जाकर के आप एक बार अनुच्छेद 316-17 आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला न्यूज है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। जैसे ही ऐसा कोई भी शब्दावली या ऐसा चिर परिचित स्थान आपको न्यूज में दिखता है, आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि हमको तो अभी ही इस भैरमगढ़ अभ्यारण्य ऐसे किसी भी स्थान का क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, तब जाकर के आपको डे टू डे किसी न किसी या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का रिवीजन होता रहेगा, और जब एग्जाम्स नियर बाई आएगा तो आपको किसी भी प्रकार का बर्डन का सामना करना नहीं पड़ेगा। न्यूज क्या था यहाँ पे? भैरमगढ़ अभ्यारण्य में तेंदुए का 100 मिला है। तो एक जानकारी हमको ये प्राप्त हुई कि भैरमगढ़ अभ्यारण्य में तेंदुए पाए जाते हैं, वन्य जीव में तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, अभी क्या मामला है आप इसको पढ़ेंगे। हमारे लिए जो काम की चीज है वो भैरमगढ़ अभ्यारण्य के न्यूज में आते ही सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, सबसे पहला भैरमगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ? तो स्थान। ठीक है, आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के भी रिवीजन हो रहे। देखिए स्थान कहाँ है ये? तो बीजापुर जिले में है। ठीक है, आप साथ साथ मेरे साथ बोलते चलेंगे यदि आपको पता है तो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष क्या है? तो वर्ष 1983 में हुई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 139 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो भैरमगढ़ जब अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी इसके वन भैंसा के संरक्षण के लिए, जो राज्य का राजकीय पशु है, और यहाँ वन भैंसा, बाघ और तेंदुए जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले न्यूज की तरफ। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह का न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में आता है लेकिन हम विज्ञापन है उसको नहीं पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि है क्या। तो देखिए, माता बहादुर कलारीन सम्मान किस वर्ष के लिए? वर्ष 2025 के लिए आमंत्रण अब मंगाया जा रहा है। जिस किसी को भी लगता है कि वो माता बहादुर कलारीन सम्मान से सम्मानित होने के लिए युक्त हैं, योग्य हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, माता बहादुर कलारीन सम्मान कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है?
महिला एवं बाल विकास विभाग। आपके लिए एक एमसीक्यू का प्रश्न बना कि माता बहादुर कलारीन सम्मान कौन से विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। दूसरा, माता बहादुर कलारीन सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि इसको राज्य अलंकरण सम्मान राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार के क्या है, राज्य अलंकरण सम्मान है। ये प्रारंभ किस वर्ष से हुई थी? 2024 से। अर्थात इस बार जो प्राप्त होगा वो दूसरी बार होगा। प्रथम बार 2024 में इसका शुरुआत किया गया था, और पहली बार में किसको मिला था, ये आपको यहीं पे रिवीजन कर लेना है। तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, चित्ररेखा सिन्हा जी को बहादुर कलारीन सम्मान दिया गया था। ठीक है, अच्छा, किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, किसके खिलाफ? महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली राज्य की महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष माता बहादुर कलारीन सम्मान प्रदान किया जाना है। हो गया। अब देख लिया किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, नारी संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली। क्या दिया जाता है सम्मान के रूप में? सम्मान के रूप में क्या दिया जाता है जी? तो सम्मान के रूप में दिया जाता है एक महिला को 2 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पट्टिका। ये पूछा जा सकता है कि नहीं, कितनी राशि कितनी होती है? तो 2 लाख रुपए की राशि उसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, बाकी आप क्या क्या प्रस्तुत करना है वो सब हमारे काम पर नहीं, हमारे काम का चीज था कि पहला कौन सी विभाग द्वारा, कौन सा सम्मान, ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ था, पहली बार किसको प्राप्त हुआ था, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है। ये देखिए इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। आपके एक न्यूज में 5 एमसीक्यू बने हैं। कितने? 5 एमसीक्यू। तो यदि आपको लगता है कि ऐसे न्यूज एनालिसिस से आपको फायदा हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मुझे इससे फायदा हुआ था इस तरह के एनालिसिस को समझने में, पढ़ने में, तो इसको मैं यहाँ इनिशिएट करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में एक तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जापान और दक्षिण कोरिया से वापसी हुआ है, आज शाम तक होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसी दौरान कल हमारे देश के प्रधानमंत्री अर्थात 29 अगस्त को टोक्यो के जापान की यात्रा पर निकल गए। तो वहाँ पे जापान के साथ क्या क्या हमारा समझौता हुआ है, दोनों के बीच क्या क्या चीज़ों में भागीदारी के लिए उन दोनों ने प्रयास किया है, उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, इसको आपको याद रखना, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप 2023 और 2024 के मेंस के पेपर में जब आप देखेंगे तो भारत और ईयू अर्थात यूरोपियन यूनियन संबंधों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 2023 में पूछा गया है ना, 8 नंबर में, 8 अंक में पूछा गया है, आप पलट के एक बार देखिए। फिर पूछा गया है अभी 2024 के निबंध में, भारत और यूएस के बीच टैरिफ वार जो चल रहा है उस पर, अर्थात एक तरफा कार्रवाई चल रही है उस पर, भारत बांग्लादेश संबंधों में, अर्थात आप, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 2 वर्षों में जो ट्रेंड बदला है सीजीपीएससी के प्रश्नों का, कि करेंट अफेयर्स के से क्वेश्चंस उठा करके आपको सीधे पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूज़ बस नहीं है, आपके लिए कंटेंट है कि पूछ दिया जाएगा कि भारत और जापान के बीच में बढ़ते रिश्ते, अभी हाल ही में जो भी समझौता हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं, क्या है। तो पहले हमको फैक्ट पता होना चाहिए ना कि समझौता किस क्षेत्र में हुआ है। जब जिस क्षेत्र में समझौता होता है तो हमको समझ में आता है कि हम दोनों देश की प्राथमिकताएं क्या है। ठीक है, देखिए दोनों देश सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस में क्रांति रचने में सक्षम है। देख रहे हैं, अर्थात आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन अपने उच्चतम स्तर की ओर जा रहा है। इसलिए देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, स्पेस क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देश किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा गया है और कि जापान ने कहा है कि भारत और जापान के एमएसएमई सेक्टर स्टार्टअप को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनका स्वागत कैसे हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, मैं अभी और कुछ फैक्ट की बात करूंगा जो आपके एग्जाम्स में कैसे काम आएंगे, आगे हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपके करंट अफेयर में एक बन सकता है कि ये जो दिया जा रहा है ये क्या है, ये तो आप देखेंगे डारूमा डॉल, इस शब्द को याद रखेंगे, क्या है ये, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, डारूमा डॉल है ये। ठीक है, पूछ दिया जाएगा डोरेमोन डॉल हाल ही में मतलब न्यूज़ में रहा, क्या था वो। डोरेमोन डॉल है कि ये सौभाग्य सूचक एक डॉल है जो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की प्रतीक है। क्या है, एक सौभाग्य सूचक डॉल है ये, सौभाग्य सूचक
डॉल है, जो भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को क्या करता है, का प्रतीक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम इसमें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान, कब, कितने दिनों में, 10 साल के का आर्थिक रोड मैप तैयार हो रहा है। 6 लाख करोड़ अगले 10 सालों में करेगा। 13 अहम समझौते हुए हैं जापान और भारत के बीच। ठीक है, रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, आतंकवाद के खिलाफ साथ काम करने पर सहमति बनी है। अब जो इंपॉर्टेंट, इधर सब बातें पिछले कटिंग में हो चुकी है। अब जब आप आगे देखते हैं यहाँ पर, तो किस किस सेक्टर में दोनों के कॉमन कॉमन क्या है, हित हैं। ठीक है, साझा हित है जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आतंकवाद व साइबर सुरक्षा पर चिंताएं, तो लिखिए आतंकवाद पर, आतंकवाद व साइबर सिक्योरिटी पर। ठीक, दूसरा किस पे है, देखिए यहाँ पे, दक्षिण व पूर्वी चीन सागर की स्थिति, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर। ठीक है, इस पर दोनों ने चिंताएं जताई और कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष के रूप में समुद्र के कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है उसके अनुसार किया जाना चाहिए। तो आप, हमारे लिए एक चीज और नई फैक्ट आ गया, ये समुद्र के लिए जो कानून बना है यूनाइटेड नेशंस का, ये है क्या। फिर मैं बता रहा हूँ, पेपर 7 जब आप देखते हैं तो उसका पार्ट 2 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियम कानूनों की। उसी में एक आता है यूनाइटेड नेशन, जिसको अनक्लॉज कहा जाता है। मैं इसको पूरा नाम बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, अर्थात समुद्र के लिए जो कानून होना चाहिए, जो पारदर्शिता, समुद्र में किसी का प्रभुत्व या किसी का एक तरफा एक अधिकार ना हो, इसके तहत यूनाइटेड नेशन ने कानून बनाया है। इसको आप जा करके एक बार पढ़ेंगे, मैं यहाँ फिर वही बोल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो आपके लिए वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, एक कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन में, इसलिए तो समुद्री कानून, समुद्र में किस तरह से व्यवहार करना है, कितना समुद्र किसके हिस्से में जाएगा, एक तरफा कार्रवाई नहीं करना है, तो इस पर जोर दिया दोनों देशों ने। तो दो चीज हो गया। ठीक है, तीसरी जो बात है वो देखिए यहाँ पे, साझेदारी वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए अहम है। हमने ये सब किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी आप देख लेंगे। ये शब्द देखिए, ये शब्द आपको हू बहू रट लेना है, हू बहू रट लेना है, क्योंकि यही आपके क्वाड जो संगठन, उसका जो जितने भी हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी संगठन या जितने भी देश काम करते हैं, उन सबका यही नारा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र। आप किसी भी बुक में या कोचिंग संस्थान के नोट्स में देख लीजिए, ये शब्द आपको मिलेगा ही, स्वतंत्र, खुला हुआ अर्थात ओपन, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित। ये नियम तो ही पढ़ रहे थे क्या, समुद्री नियम ही तो पढ़ रहे थे। समृद्ध और नियम आधारित, नियम आधारित क्या होने चाहिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए, ये आप पढ़ेंगे तो ये शब्दावली आपको काम आएगा। भारत जापान जब संबंध पढ़ेंगे तो दोनों देश इसके लिए सहमत हैं। आतंक और साइबर सिक्योरिटी बता ही दिया, भारत में निवेश करेगा। और एक चीज यहाँ पे और बोला गया है, ठीक है, कि जापान की तकनीकी, मैं कौन बोल रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, यही सब पढ़ना तो सीखना पड़ेगा जी आपको, तब जाकर आप अच्छे निबंध और पेपर 7 के पार्ट 2 में आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। कि जापान के पीएम ने कहा है कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा ने आर्थिक सहयोग को खूब आगे बढ़ाया है। ठीक है, अर्थात भारत का जो टैलेंट पूल है, जो मानव संसाधन है, वो जापान में जाकर के वहाँ की तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए जापान इतना सहयोग, इतने बड़े सहयोगी के रूप में भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक है। ठीक है, समझ गए। देखिए एक चीज और, दोनों देशों के 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एक मानव संसाधन के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देश 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, ये न सिर्फ व्यापारिक, देखिए लिखे है ना, अगले 5 सालों में 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय पेशेवर को जापान भेजा जाएगा, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देगा। यह न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सहयोग को भी बढ़ावा देगा। अब एक न्यूज और है, ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा, जैसे क्योंकि पेशेंस के साथ जब तक नहीं सुनेंगे आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा आपके मेंस के पेपर के लिए। ठीक है, एक चीज और, अभी हमारे यहाँ से चंद्रयान 3 ही लॉन्च हुआ है, 4 अभी नहीं हुआ है, उस पर काम जारी है। लेकिन अगले चंद्रयान 5 मिशन के संबंध में हमारे पास जानकारी आई है कि ये जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। ठीक है, और चंद्रयान 5 आखिर करेगा क्या, तो ये साझा ऑपरेशन होगा, चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का अध्ययन किया जाएगा
ठीक है, हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं से आगे बढ़ गई है और अंतरिक्ष में मानव जाति की प्रगति का प्रतीक बन जाएगी। तो इस तरह से जापान और भारत की दोस्ती है। ठीक है, तो चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा जापान के रॉकेट। तो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है जी? जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जैक्सा। जैसे हमारे अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, वैसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जैक्सा। तो आपको ये सब याद रखना, पूछ सकता है रूस का क्या नाम है, तो रूस का है रोसकॉसमॉस। अमेरिका का तो आप जानते हैं सब लोग, नासा। चाइना का क्या है? ठीक है, ऐसे ही आपको यूरोपियन यूनियन का याद रखना है, क्या क्या है, यूएसए है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस तरह से फिर कनाडा का, तो अपना अपने देश का है, आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, कल एक बहुत बड़ी सुखद खबर हमारे सबके सामने आई है कि जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 4 क्वार्टर होते हैं जी, इसमें पहले क्वार्टर 1 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सामने आया है, ग्रोथ रेट सामने आया है, जिसमें जितने लोगों ने जो अनुमान लगाया था सबको झूठा साबित करते हुए हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? 7.8% रही। देख रहे हैं, 7.8% रही। ठीक है, ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए? कि हमारी इकोनॉमी ने, हमने जवाब नहीं दिया, हमारी इकोनॉमी ने ट्रंप को जवाब दे दिया कि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था और बहुत जल्दी, जैसे अनुमान लगाया गया 2028 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन हमको देखिए, एक कॉमन मैन और एक पीएससी या सीजी व्यापम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में यही अंतर होना चाहिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ। यदि आपसे पूछ दिया जाए इससे ग्रोथ रेट बढ़ रही है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, 2024 मेंस के पेपर 5 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन में, कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। क्या है? जॉबलेस, अर्थात रोजगार विहीन समृद्धि है। रोजगार विहीन अर्थात वो समृद्धि तो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट तो हो रहा है, लेकिन वो कैसा है? रोजगार विहीन है। तो हमको यहीं से पता चलेगा, जीडीपी में वृद्धि हुई, देखा 7.8% की। मैं थोड़ी आपको इकोनॉमी का बेसिक यहाँ क्लियर कराते जा रहा हूँ, लेकिन वो रोजगार विहीन है, अर्थात रोजगार मिला नहीं है किसी को, लेकिन समृद्धि हो रही है। ये कैसे हुआ? तो हम जानेंगे ना कि रोजगार जो है कौन कौन से सेक्टर प्रदान करता है। तो इसीलिए 4 पॉइंट में आपको समझना है कि अर्थव्यवस्था में उछाल क्यों आया। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग 7.7% से बढ़ी, निर्माण क्षेत्र भी 7.6, अर्थात ये सेकेंडरी सेक्टर है, याद रखना आपको, ये उद्योग क्षेत्र भी कहलाता है और सेकेंडरी सेक्टर भी है। ठीक है, ब्याज दरें घटने से लोन सस्ते हुए, अर्थात यदि पूछा जाए एक चीज, और हाँ बहुत अच्छे समय पे याद आया, इसी साल इसी इकोनॉमी सेक्शन में एक चीज और पूछा गया था कि आरबीआई के जो पॉलिसीज हैं वो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो देखिए, ब्याज दरें घटने से लोन सस्ता होगा, और लोन जब सस्ता होगा तो लोग मार्केट में लोग लोन ज़्यादा लेंगे और मार्केट में उसको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे कि नहीं जी? बिल्कुल, क्योंकि लोन का जो ईएमआई है वो उसके पे एक ब्याज कम देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए देखिए जो मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ लिखा है, बचत भी बढ़ी लोगों की, अर्थात पहले 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज देना पड़ता था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वो अब कितना देना पड़ रहा है? 8 ही रुपये देना पड़ रहा है। कितने रुपये की बचत हुई? 2 रुपये की बचत हुई। तो इस 2 रुपये को लोग या तो खर्च करेंगे कहाँ? मार्केट में, या तो सेविंग करेंगे कहाँ? बैंक्स में। समझ में आ रही बात? ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, ये ब्याज दरें घटने से होता क्या है, यदि 100 रुपये पर पहले आपको 10 रुपये ब्याज देना पड़ता था, अब वो घट करके 8 रुपये हो गई है, तो आपको ब्याज में कितनी बचत हो गई? 2 रुपये की बचत हुई। ठीक है, तो उसको या तो व्यक्ति खर्च करेगा या तो सेविंग करेगा, और सेविंग करेगा तो मैक्सिमम लोग कहाँ सेविंग करते हैं जी? बैंक में करते हैं, और बैंक इस सेविंग को कहाँ क्रेडिट के रूप में दे देगा? बिजनेसमैन को दे देगा, जिससे बिजनेसमैन उसको उस पैसे को व्यवसाय में लगाएगा। तो इसी को बोलते हैं रोटेशन ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ वेल्थ, और विकास की पहिया जो है वो चल पड़ती है। समझ में आई? तो देखिए, ब्याज दरें घटने से लोन सस्ते हुए, बचत और खपत भी बढ़ी, नई मांग पैदा हुई, लोग घर खरीदने निकले, फैक्ट्रियां भी तेज चली, सर्विसेज सेक्टर ने भी जोरदार प्रदर्शन किया है। तो आप पढ़ेंगे किस कारणों से या किन कारणों से। ये सिर्फ इसी क्वार्टर की बात नहीं हो रही, इसी तिमाही की बात नहीं हो रही है। आप जब भी आगे देखेंगे कि आखिरकार कैसे किसी जीडीपी में वृद्धि होता है, तो आप इन्हीं सबको बताएंगे। यही सब शब्दावली आपको इकोनॉमी के पेपर में यूज करना है कि खपत कैसे बढ़ाएं, बचत कैसे होगी, नई मांग पैदा होती तो क्या होता है, जीडीपी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो यह सब आपको ध्यान रखना है। खपत और निवेश में 9.1% और 8.3% की वृद्धि हुई है, लेकिन खपत भी बढ़ी है और निवेश भी बढ़ा है। तो यही जब सब होता है तो इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है, और जो एक्सपर्ट हैं वो भी क्या कहते हैं कि आने वाला समय भारत में त्योहारी सीजन है, जैसे भी गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, गणेश पर्व, फिर नवरात्रि, फिर दीपावली आने, सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्व होता है भारत में वो यही सब है।
तो त्योहारी सीजन आएगा और जैसा माना जा रहा है जीएसटी की दरों में कमी आएगी। जो 4 स्लैब हैं अभी हमारे जीएसटी में भारत देश की, वो उसको दो स्लैब में लाने वाले हैं। तो वस्तुओं का जब उसमें भी तो टैक्स कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदने निकलेंगे और त्योहारी सीजन आने वाला है। तो निश्चित ही ये जो 7.8% विकास दर जो बढ़ी है, इसमें आने वाले समय में और अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो यहाँ कहा गया है हमारी इकोनॉमी का ट्रम्प को जवाब, तो इसका असर भारत पर ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इस टैरिफ को कितने समय तक सस्टेन रखने वाली है, और फिर दूसरी बात हमको ये देखनी पड़ेगी कितना असर लॉन्ग टर्म में पड़ता है। शॉर्ट टर्म में तो उतना असर नहीं पड़ रहा है जैसा इकोनॉमिक एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी और क्या है, हमारे देश के वी अनंत नागेश्वर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, क्वेश्चन आपको बन गया। तो भारत देश के अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, इन्होंने कहा अच्छी बारिश और अधिक बुआई से महंगाई कम होगी। अब देखिए, कृषि का इकोनॉमी से संबंधित कोई पूछे तो यही तो बताना है, बारिश अच्छी होगी। आप मेरे साथ चलिए बोलते जाइए पढ़ने के तरीके से कि बारिश अच्छी होगी तो क्या अच्छी होगी, कृषि अर्थात फसल अच्छी होगी। और कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, बिना प्राइमरी सेक्टर का उद्योग हो चाहे सर्विस सेक्टर हो आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यही तो इनपुट गुड्स प्रदान करवाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गेहूं नहीं होगा या धान नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो कृषि, बारिश का कृषि से संबंध और कृषि का उद्योग से या फिर अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि इन्हीं सब रॉ मटेरियल्स का, इनपुट गुड्स का मार्केट में आते ही फिर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाते हैं जो उद्योग सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टमाटर जब आएगा तो उसका सॉस बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग होने जाएगा, धान जब आएगा तो उसका पोहा बनने, चिवड़ा बनने के लिए जाएगा मार्केट में। ठीक है, राइस ब्रांड ऑयल भी बनने जाएगा, गेहूँ आएगा तो इससे आटा बनेगा, ब्रेड बनेगा। ठीक है, तो यही इसीलिए आधारभूत बोला जाए। आधारभूत क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का आधारभूत क्षेत्र है। ठीक है, कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का न्यूज़ है ये, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं इसलिए इस पर लगाया गया। ठीक है, जीडीपी की ऊंची छलांग 7.8% की वृद्धि तिमाही में हुई है। ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था के दावे की हवा निकली। ट्रंप ने हमारे अर्थव्यवस्था को मृत बताया था, उस मृत ने जिंदा होकर के दिखाया है ट्रंप को कि आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, रुपया 88 रुपये से मतलब सर्वकालिक इस तरह से नीचे जा चुका है हमारी। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। दरअसल इस आंकड़े को कौन जारी करती है, एनएसओ जारी करती है। सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। दूसरा, 2025-26 की पहली तिमाही में हमारी जो जीडीपी है वास्तविक या स्थिर कीमतों पर वो 47.89 लाख करोड़ है। आपको याद रखना, भारत की जीडीपी कितनी है अभी, लगभग 48 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, और 2024-25 की पहली तिमाही में कितनी थी, लगभग 45 करोड़ के आसपास। अर्थात पिछले एक वर्ष में हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ी है, जीडीपी 3 लाख करोड़ बढ़ी है। ठीक है, तो यानी 7.8% की वृद्धि हुई थी। यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए हमारी जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। यही तो लिखे ना यहाँ पे। आपका अगला न्यूज़ है, मोदी जी कहाँ गए हैं, जापान। इसके बारे में अभी हमने देखा कि ये क्या है, सौभाग्य